Assalamu alaikum. Today I will discuss about D by Huckel limiting law. Okay. तो इस लिमिटिंग लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले दो टर्म्स का हमें आइडिया होना चाहिए। पहली जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ है। व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ? ओके, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस रखे हैं। तो क्या होगा कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा अगर ये सोल्यूशन डाइल्यूट है। ठीक है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होती है अगर उसमें जो आयंस हैं वो किधर होते हैं, वो फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे है तो नेगेटिव आयन इधर होगा। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव इधर है तो दूसरा नेगेटिव इधर होगा, यानी एक दूसरे से वो दूर है। ओके, तो लेकिन अगर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की बात करें उसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर है। और क्या होगा कि इसमें अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाने देगा? नो, क्योंकि इस नेगेटिव के पास इस नेगेटिव को ऑलरेडी यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो आयंस है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो उसको यहाँ पे जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से कंडक्शन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रॉपर कंडक्शन नहीं होगी। इसीलिए जो डाइल्यूट सोल्यूशन होती हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वो क्या करता है, वो बिल्कुल सही तरीके से कंडक्शन कर रहा होता है। ठीक है, और आयनिक स्ट्रेंथ जो है, अब उसको इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है इसके अंदर ज़्यादा आयंस मौजूद है, इसके अंदर भी आयंस मौजूद है, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। डाइल्यूट सोल्यूशन में आयंस एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आयंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये आयनिक स्ट्रेंथ थी। ठीक है, अब जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बुक्स में इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे कि जितनी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी एक्टिविटी कम होगी और उतना ही एक्टिविटी कोफिशिएंट भी कम होगा। क्योंकि हमें पता है, ये तो हमें पता है ना कि एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का, आयनिक स्ट्रेंथ ये देखें, ये डाइल्यूट की केस की मैंने बात की थी और ये कंसनट्रेटेड केस की बात की थी, और मैंने कहा था आयनिक स्ट्रेंथ कंसनट्रेटेड में ज़्यादा है। ठीक है, इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसमें जो आयंस है वो मूव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपस में ही बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वो इधर उधर कहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यानी अगर मैं कहती हूँ कि एक्चुअल कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी इस केस में, एक्चुअल कंसंट्रेशन अगर 5 मोलर है, ठीक है, लेकिन उस 5 मोलर में से सिर्फ और सिर्फ 1 मोलर कह सकते हैं हम कंडक्शन शो कर रहे हैं। 5 मोलर में से आइडियल कंडीशन में क्या होता है, या डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा कि 5 में से 4.5 तो कम से कम करेगा ना, तो यानी 5 में से 5 ही करेगा आइडियल केस में। लेकिन कंसनट्रेटेड केस में क्या हो रहा है कि 5 में से 1 मोलर सिर्फ टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 1 मोलर है ये हमारे पास होता है ए, यानी इफेक्टिव कंसनट्रेशन जो एक्टिव है इस टाइम
रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रही है। 5 मोलर हमारे पास है एक्चुअल कंसनट्रेशन के, जो असल में थी हमारे पास 5 मोलर। तो जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे तब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है, ठीक है। आयंस की जो आपस में क्लोजनेस है वो बढ़ गई है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसकी जो इफेक्टिव कंसनट्रेशन है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है ना। मतलब 5 मोलर को कंडक्शन शो करनी चाहिए थी, 1 मोलर कंडक्शन शो कर रहा है। तो आई होप ये पॉइंट आपने गेट किया होगा। तो ये हमारे पास होती है। हाँ, और ये भी याद रखना आपने कि आइडियल के केस में क्या होगा कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो ना होने के बराबर होगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू ज़ीरो। और उस केस में हम कहेंगे कि आपका जो गैमा की वैल्यू है वो क्या है, 1, क्योंकि गैमा हमें पता है A/C होता है। तो ये 1 कब आएगा, जब ये दोनों भी 1 1 होंगे, यानी जितनी आपकी एक्चुअल कंसनट्रेशन थी उतनी ही आपकी इफेक्टिव है, यानी जितने आपने 5 मोलर डाला है, सॉरी 0 डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, तो अगर आपके पास 0.001 मोलर था तो 0.001 मोलर ही कंडक्शन शो कर रहे हैं, ओके। तो यानी जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसके गैमा इज इक्वल टू 1, ओके। अब हम एक और आयनिक एटमॉस्फेयर, इसका भी हमें पता होना चाहिए डी बाय हर्कल लिमिटिंग लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब इस नेगेटिव के इर्द गिर्द फिर पॉजिटिव, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल यहाँ पे ओवरऑल आप देखें तो आप ये कह देंगे कि ये जो स्फीयर है, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव न्यूट्रल कर रहे हैं और इन नेगेटिव को ये वाले पॉजिटिव न्यूट्रल कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी अंदर मेंटेन है। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल आयन को देखूँ, इस आयन को, तो यहाँ पे आप देखें कि इस आयन के इर्द गिर्द इन नेगेटिव आयन ने एक स्फीयर बनाया हुआ है। वो इस आयन को इस स्फीयर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है आयनिक एटमॉस्फेयर। इसी तरह ये जो नेगेटिव है, ये जो यहाँ पे नेगेटिव है, इसके इर्द गिर्द भी पॉजिटिव आयन अगर इस तरह स्फीयर बना ले तो ये उसका एटमॉस्फेयर होगा। यानी आयन के इर्द गिर्द जो काउंटर आयन है, यानी जो उसका अपोजिट आयन है, उसने जो भी स्फीयर बनाया होता है वो उसका होता है आयनिक एटमॉस्फेयर। अब इस आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से होता क्या है कि ये जो अंदर आयन है जो इंट्रैप हो गया इन आयंस के अंदर, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रही हैं। तो जो इस एटमॉस्फेयर के अंदर इंट्रैप हो गया आयन, ट्रैप ट्रैप हो गया भी आप कह सकते हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसको यहाँ से निकलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हम कहाँ से निकालते हैं, वो एनर्जी हम गिब्स एनर्जी, ठीक है। गिब्स एनर्जी, वो एनर्जी हमारे पास डिफरेंस होती है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो मैंने वर्ड यूज़ किया कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो जो लोअर इन एनर्जी होगा, जो एनर्जी कम हुई है उस आयन की जो अंदर इंट्रैप है, वो असल में हमारे पास क्या होगी कि वो GM माइनस GM आइडियल, यानी वो मोलर गिब्स एनर्जी और गिब्स एनर्जी की जो आइडियल वैल्यू है उसका डिफरेंस होगी, ठीक है। और ये मैंने पीछे वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मैंने आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना बताया था, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, आगे माइनस उसी तरह GM आइडियल, ये मैंने इसी तरह लिख दी। और ये जो मोलर गिब्स एनर्जी है इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ये कहाँ से आई है, ये अभी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो इन डेल्टा जी जिसे हम कह सकते हैं, जो
एनर्जी कम हुई है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वही चीज़ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों आयंस हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन शो की और एनर्जी कम हो गई। तो ये आयनिक स्ट्रेंथ और आयनिक एटमॉस्फेयर, ये दो चीज़ें आपको पता चल गई होनी है। अब हम डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ की जो वही है ना उसको लिखते हैं। ये है वो लॉग ऑफ गैमा माइनस मोड ऑफ जेड प्लस और इसको इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, जेड प्लस और जेड नेगेटिव ए 1/2 बेसिकली अंडर रूट ही होता है ना हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, अब इसमें व्हाट इज़ ए क्या चीज़ है, ए हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू, यानी वो हर जो भी सॉल्वेंट है उसके लिए इसकी वैल्यू अलग है। जो वाटर एज अ सॉल्वेंट जब एक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.059, ठीक है। दिस इज़ अ कांस्टेंट जस्ट। आई क्या है, आई हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ है ये, और ये जो हमारे पास जी है, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक है। जो जेड है वैलेंसी को शो करता है। ये आपको भी समझ आ जाती है एक एग्जांपल से। लेट्स टेक एग्जांपल। इसमें जो रिलेशन है वो ये बनती है कि जैसे जैसे वैलेंसी ज़्यादा होती जाएगी, ये जो गैमा है इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा। यानी एक्टिव, हमें पता है कि अगर गैमा की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास आइडियल कंडीशन होगी, ठीक है। यानी वो डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हो रही है। और जो डी बाय, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेगा, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। वो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता है कि उसके अंदर जो भी डेविएशन शो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और ये आपने याद रखना है कि डी बाय हक्कल लॉ ने कहा था कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए गैमा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसने ये कहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ओके। ये चीज़, ये दो चीज़ें थी। और भी इसके बहुत से पास्टुलेट थे, लेकिन मेन यही चीज़ है कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए गैमा 1 होना चाहिए और और आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसने ये एक्सप्रेशन नहीं दिया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन के मुताबिक जैसे जैसे जी की वैल्यू यानी जो वैलेंसी है वो बढ़ती जाएगी, आपके पास गैमा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। हालांकि गैमा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो जब गैमा की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी यानी 1 से ज़्यादा होगी, तो फिर तो वो डाइल्यूट यानी आइडियल कंडीशन तो नहीं ना रहेगी, वो कहाँ चली जाएगी, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा, यानी डेविएशन शो होगी। जैसे मैं एक सॉल्ट ले, ये Na+ है +1, Ca+2 है और एलुमिनियम+3 आप लगा लें। तो इसमें किसकी वैलेंसी ज़्यादा है, इसमें इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, ठीक है। +3 है इसकी, फिर +2 है इसकी, +1 है। तो गैमा किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, कोफिशिएंट किसका ज़्यादा आएगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट, वो भी एलुमिनियम+3 का ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और रिलेशन ये है कि जितना एक्टिविटी कोफिशिएंट ज़्यादा होता जाएगा उतनी आयनिक स्ट्रेंथ, जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है उसमें आयंस एक दूसरे से दूर होते हैं और जो कंसनट्रेटेड होती है उसमें आयन एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करती है कंसनट्रेशन के ऊपर, ठीक है।
जैसे आपके पास 0.001 मोलर सोल्यूशन है, 0.1 मोलर, तो इन दोनों में से किसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? इसकी 0.1 मोलर, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है। ठीक है, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो इसकी जो गैमा एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कम आएगी। ओके, और इसमें ये डाइल्यूट है, इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी। ओके, और इसमें गैमा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये जो डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ है, इसमें यही इसके अंदर यही मेन दो फैक्टर थे। एक जी यानी जो वैलेंसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ना, तो इसलिए दोनों आपने वैलेंसी चेक करनी है। ठीक है, और आयनिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, जो उसके ऊपर डिपेंड करती है सोल्यूशन की कंसनट्रेशन के ऊपर, डाइल्यूट है कि कंसनट्रेटेड है। उससे हम पता कर सकते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू, और हमें पता चल जाता है कि हम आइडियल से सोल्यूशन जो हमारी वो कितना डेविएट कर रही है। और ए इज़ जस्ट अ कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज़ फॉर वाटर सॉल्वेंट एंड इट्स वैल्यू वेरी फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। सो बेसिकली ये हमारे पास डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ था। इसके अलावा इसको लिखने के और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज़ को किस तरह सॉल्व करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।